YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और वेव ऑप्टिक्स हमारा ये चैप्टर चल रहा है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। बच्चों, बस आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसकी खुद की नोट्स बनानी है, हेडफोन लगा के कॉन्सेंट्रेट करके हर एक टॉपिक को अच्छे से सुनना है, रटना नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में रटना मना है। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जो भी कोई काम हम लोग यहाँ पे करते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर गट्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमारे अंदर से आना चाहिए कि हमें कुछ करना है लाइफ में। देखो बच्चों, ऑडियंस बन के तालियां बजाना बहुत सिंपल होता है। अगर आपको खिलाड़ी बनना है, पक्का खिलाड़ी बनना है, तो उसके लिए आपको मैदान में उतरना ज़रूरी है। तो मैदान में उतरते वक्त आपको बस खुद को एक सवाल पूछना है। खुद को सवाल पूछो, क्या वहां पे जाके खेलते खेलते मेरी बॉडी को चोट भी आ सकती है? क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ? खेलते खेलते मुझे स्ट्रेस भी आ सकता है, क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ? खेलते खेलते मेरी जान भी जा सकती है, क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ? अगर अंदर से आंसर आता है यस, तो कूद जाओ, तो उतर जाओ मैदान में और खेलना स्टार्ट कर दो। खेलते खेलते बच्चों ये सारी चीजें होगी। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो इससे सक्सेस मिले ना मिले, लेकिन एक चीज तो आपको जरूर मिलेगी। इससे आपको एक सीख मिलेगी, इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि आगे जाके आपको बहुत जगह पे काम आने वाला है। बस आपको क्या करना है बच्चों, अंदर से खुद को पूछना है कि तुझे पक्का खिलाड़ी बनना है या ऑडियंस में बैठ के तालियां बजानी है। ऑडियंस बहुत सारी होती है बच्चों, लेकिन खिलाड़ी कोई एक ही होता है। तो उसके लिए उतने गट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उतने गट्स अगर आपके अंदर है, अंदर से अगर आवाज़ आ रही है मुझे कुछ करना है, तो कूद जाओ। इसके लिए बच्चों आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सबसे अलग बनना है, सबसे यूनिक बनना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लोगों की ताने सुनने पड़ेंगे, हर कोई आपको पीछे खींच रहा है, उनको अपोज करके हमें आगे चलना है। तो इसके लिए तो आपको उतना पेन भी सहना पड़ेगा। ये थोड़ी ना आसान है। मैं बोलूँगी बहुत आसान है, ये डिफ़िकल्ट है बच्चों, लेकिन उसके लिए आपको उतना प्रैक्टिस करना है। वैसे आपको मजबूत, वैसे आपको स्ट्रांग बनाना है। तो खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाओ और कूद जाओ। इतना आसान नहीं होता बच्चों, लेकिन एक काम जब आप 10 बार करोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान है। बस स्टार्टिंग में हमें वो डिफिकल्ट लगता है, बाद में हमें वो बहुत आसान लगता है। वैसे अगर एक चीज़ आप 10 बार पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बच्चों एक गाना 10 बार सुनने के बाद तो हमें लर्न हो ही जाता है। कुछ उसी तरह एक चीज़ अगर 10 बार सुनोगे, 10 बार पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। बस हमें क्या करना है, पक्का खिलाड़ी बनना है। पक्का खिलाड़ी बनने के लिए एक बार प्रैक्टिस करके नहीं होता। कोई भी क्रिकेटर होगा, कोई भी फुटबॉल प्लेयर होगा, कोई भी होगा बच्चों, आप सोचो उन्होंने अपनी लाइफ के कितने साल उसमें प्रैक्टिस में लगाए हैं, तब जाके वो पक्के खिलाड़ी बने हैं। ऐसे ना थोड़ी कोई बन जाता है, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है। तो उतनी मेहनत तो हमें भी करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हार्ड वर्क। उसके लिए हमें और हमारी फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है उनकी लिस्ट बना लो, उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम बहुत कम दिन बचेंगे, होगा क्या? ऑब्वियसली होगा बच्चों को, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। दिन रात मेहनत करने की तैयारी रखो, प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग के साथ पढ़ो तो ज़रूर होगा, ऑब्वियसली होगा। तो चलते हैं बच्चों आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर है हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 3। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं बच्चों, जिसके अंदर मैंने आपको न्यूटन्स लॉ एंड हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस लॉ
मतलब न्यूटन्स ने जो थियोरी दी थी उससे रिलेटेड वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाई थी, पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे, और हाइजेंस ने जो थियोरी दी थी उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड उसके पोस्टुलेट्स मैंने पढ़ाए थे। बस उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसके प्रूफ्स देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, वापस मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स देखे हैं इसके पहले के, वो लोग इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं, बट जिन्होंने इसके पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अच्छे से सुनेंगे जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, न्यूटन सर ने कहा था कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है ना। न्यूटन सर की जो थियोरी थी बच्चों, ये भी साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मैंने आपको बोला कोई भी साइंटिस्ट यहाँ पे इनको कैजुअली मत लो बच्चों, ये लोग है ना सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अपनी थियोरी बनाते हैं। अपने लाइफ के कई साल उन्होंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, तब जाके उन्होंने ये थियोरी डेवलप की है। तो उनकी भी मेहनत है, मेहनत के सिवाय कुछ नहीं होता बच्चों, हार्डवर्क करना ही पड़ता है लाइफ में, और हार्डवर्क करोगे तभी आगे जाओगे, ये बात आपको याद रखनी है। बिना हार्डवर्क का हमें कुछ नहीं मिलता। उतना स्ट्रेस, उतना पेन, उतना स्ट्रांग बनने के लिए आपको, देखो सोना कैसे बनता है पता है? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैमरिंग किया जाता है ना, उसके बाद सोना बनता है। कोई भी चीज़ देखो जो अच्छी कीमती चीज़ होती है ना, वो चीज़ को हैमर करके 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 उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, तब जाके वो कीमती चीज़ बनती है। तो अगर आपको उतना कीमती बनना है ना अपनी लाइफ में, तो उस तरह का हार्डवर्क, उस तरह का हैमरिंग आपकी बॉडी के ऊपर होगा, वो आपको सहना पड़ेगा, तब जाके आप लोग एक कीमती चीज़ बन सकते हो। तो अगर लाइफ में कीमती बनना है बच्चों, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें, वो सारा पेन सहने की ताकत हमारे अंदर आनी चाहिए। उतना स्ट्रांग हमें खुद को बनाना है। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, बस आपके माइंड को बोलना है मुझे कुछ करना है, बस। तो बच्चों, न्यूटन ने क्या कहा था कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का होता है। तब थियरी एक्सेप्ट भी हो गई, तो और उस पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था कार्पुस्कल्स। ये मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में पढ़ाए हैं बच्चों। तो उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो एक कार्पुस्कल नेचर का होता है, मतलब एक पार्टिकल नेचर होता है लाइट का। और एक बात उन्होंने क्या बताई थी कि लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में कम होती है और डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है, जो थियरी रॉन्ग थी, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम जो है दैट इज लेस दैन डेंसर मीडियम। बट डेंसर मीडियम में बच्चों रश ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मतलब ग्लास है, ग्लास में लाइट की जो स्पीड है वो कम रहनी चाहिए, और एयर है, एयर की स्पीड, एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। बट इन्होंने उल्टा बोल दिया था, तो उस केस में उनकी थियोरी थोड़ा सा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर आगे एक साइंटिस्ट आते हैं, डच साइंटिस्ट, जैसे कि हमने इसकी बात की है ऑलरेडी, जिनका नाम है हाइजेंस, है ना। तो हाइजेंस सर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, मतलब एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करता है। ओके, इसकी भी थ्योरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम था ही। उन्होंने जो मीडियम कंसिडर किया था वो ईथर मीडियम जो एग्जिस्ट नहीं करता है। और दूसरी एक बात इन्होंने ये बताई थी कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है, बट बाद में जाके प्रूव हुआ कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना। और तो और यहाँ पे बेस्ट ये था, हाइजेंस की वेव थ्योरी में बेस्ट ये था कि उन्होंने सारे प्रूफ्स दिए थे। कौन से? रिफ्लेक्शन का प्रूफ दिया था उन्होंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन का प्रूफ क्या दिया था? देखो, रिफ्लेक्शन के लॉस का इन्होंने प्रूफ दिया था। रिफ्लेक्शन के लॉस क्या है बच्चों? पहला लॉ तो हमें ये बताता है कि इंसिडेंट रे, अभी इसकी बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसको डिटेल में लेती हूँ। इंसिडेंट रे, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ लिया है बच्चों। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, lies in the same plane। ये पहला लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ये पहला लॉ। और दूसरा लॉ इन्होंने ये बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आज हमें इसका प्रूफ देना है।
वेव थ्योरी में हाइजेंस सर ने जो प्रूफ दिया था वो प्रूफ आज हमें इसका प्रूफ देना है। ठीक है, तो हाइजेंस सर ने इन सब का प्रूफ दिया है बच्चों। और सेकेंड लॉ कौन सा होता है रिफ्रैक्शन में? रिफ्रैक्शन सेकेंड फिनोमेनन कौन सा है लाइट का? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में उन्होंने क्या बताया था कि एंगल n1 sin θ1, मतलब ये किसका है? स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। n1 sin θ1 इज इक्वल टू क्या होता है? n2 sin θ2। यहाँ n1 एंड n2 क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब क्या? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जहाँ पे लाइट का बेंडिंग होता है। तो उन्होंने ये प्रूफ करके दिया n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। मतलब मान लो लाइट कहाँ से जा रहा है? लाइट एक एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, मतलब मान लो एयर से ग्लास में जा रहा है या फिर एयर से वाटर में जा रहा है। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी, उसका जो स्पीड है वो चेंज होता है। और यहाँ रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, तो लाइट का बेंडिंग भी होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग है। मतलब यहाँ पे I इज लेस देन क्या होता है? R होता है। ये प्रूफ भी हमें देना है। ठीक है, और ये प्रूफ करना है n1 sin θ1 इज इक्वल टू क्या होता है? n2 sin θ2। और पहला प्रूफ तो ये है ही कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो इसके अंदर आएगा ही, बट हमें ये भी प्रूफ करना है I इज लेस देन R है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयरर मीडियम क्या होती है? ज़्यादा होती है, एंड डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है। ये सब कुछ हाइजेंस ने बताया था। ठीक है, तो ये प्रूफ हमें देना है बच्चों। तो ये प्रूफ और ये प्रूफ, दोनों प्रूफ हमें देने हैं। और एक बात इन्होंने बताई थी हाइजेंस सर ने, कि उन्होंने कहा हाइजेंस के 2-3 फिनोमेना ने बच्चों, दोनों तीनों देख लेते हैं हम लोग। उन्होंने ये कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगा, मान लो यहाँ पे ये है हमारा डेंसर मीडियम, ये है हमारा रेयरर मीडियम। जब लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल कर रहा है, उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी लाइट की चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट होती है। वेवलेंथ लाइट की चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट होती है। सो इट विल ऑलवेज कांस्टेंट। इसका भी हमें प्रूफ देना है। तो आज हम लोग 3 प्रूफ देखने वाले बच्चों। ये एक प्रूफ हम लोग देखेंगे, ये एक प्रूफ हम लोग देखेंगे, एंड ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये एक प्रूफ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों प्रूफ आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो तीनों का, और एक बात हाइजेंस ने क्या कही थी वो भी देख लेते हैं। हाइजेंस सर की ये यहाँ पे देखो, हाइजेंस प्रिंसिपल, उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी लाइट होगा, जब मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से कुछ रेज यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पे एक वेव फ्रंट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इस वेव फ्रंट के ऊपर जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स किसका काम करते हैं? सेकेंडरी सोर्स का। ये सारे पॉइंट्स किसका काम करते हैं? सेकेंडरी। मतलब ये खुद एक सोर्स बनते हैं और ये सोर्स से क्या करते हैं? लाइट इमिट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे वो खुद का एक स्फीयर बनाते हैं, इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये सारे हेमिस्फीयर्स जो है, इनसे मिला के हम लोग क्या करेंगे? एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, है ना। वो सेकेंडरी वेव फ्रंट रहेगा, लेकिन इनकी रेडियस जो है वो डिक्रीजिंग रहेगी। ये जो है हाइजेंस प्रिंसिपल, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। इसके पहले ये जो पॉइंट्स है इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। उसके बाद ये सेकेंडरी की, ये सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखो बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके पहले मैं बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियो, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हमारा फर्स्ट प्रूफ। किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट प्रूफ उन्होंने दिया था। तो वो फर्स्ट प्रूफ क्या है वो अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन, मतलब क्या? देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ लिख के दूंगी,
बस आप लोग याद रखो, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। मैं सारा सेंटेंस जिनको बनाते नहीं आते उनको मैं लिख के भी दूंगी, उस हिसाब से आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी भी करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक XY प्लेन हमने लिया है, मान लेते हैं यहाँ पे एक XY प्लेन, दिस इज XY प्लेन, ठीक है। ये XY प्लेन के अंदर दो वेव फ्रंट्स हमने ली है, A एंड B। ये दोनों वेव फ्रंट्स हमने प्लेन वेव फ्रंट लिया है, एक लाइट लिया है हमने, कौन सा, AB। ये लाइट हम लोग इस XY प्लेन के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो A पॉइंट है, ये जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट से लाइट यहाँ ट्रैवल कर रहा है, किस पॉइंट के ऊपर कोलाइड हो रहा है, इट इज फॉल ऑन द A1, दिस इज A एंड विच इज इंसिडेंट एट A1। सिमिलरली B पॉइंट जो है, B से ये लाइट यहाँ ट्रैवल करेगा और ये कहाँ इंसिडेंट करेगा, B1 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा A to A1 एंड B to B1, ये लाइट यहाँ इंसिडेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मान लो मैंने यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो दोनों रेज, देखो A B, ये दोनों रेज इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। फॉल करने के बाद क्या होगा, ये वेव फ्रंट है, देखो ये वेव फ्रंट की बात की है हमने, इसके प्रीवियस लेक्चर में बात की है। तो ये वेव फ्रंट हम इसके ऊपर फॉल कर रहे हैं। जब ये A to A1 चलेगा तब ये B to B1 चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो रे है ये पहले रीच कर रहा है XY को और B जो है वो बाद में रीच कर रहा है। मतलब इनिशियली A1 रीच हो रहा है एंड बाद में B B1 को रीच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे P पॉइंट है। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, मैंने एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ खींची, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने P तक खींची है और ये A to A1 तक जाता है, तब B to P तक ये आता है। मतलब ये बाद में रीच करेगा, A से लेके A1 ये पहले रीच करेगा, तब तक B कहाँ तक रीच करेगा, P तक ही रीच करेगा, P के आगे वो जाता नहीं है ना। अब क्या होगा देखो, जैसे कि हाइजेन सर ने कहा था कि जब ये पॉइंट यहाँ पे रीच करता है तो ये सेकेंडरी सोर्स का काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये खुद की वेव बना के उसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसने क्या किया, इसने खुद की वेव बनाई और इसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया। रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ तक जब वो रीच करेगा, मतलब जब ये P से B1 तक रीच करेगा, तब तक ये A1 से R तक रीच कर चुका होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखो जब A रीच टू A1, एट दैट टाइम B रीच टू P। इसका प्रूफ बहुत आसान है बच्चों, मैं लिख के दूंगी ना, आप रट के उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक A A1 तक आता है तब तक B कहाँ तक आता है, P तक आता है ना। एंड जब ये P से B1 तक जा रहा है तब तक A1 ने दूसरी वेव बना के उसको रिफ्लेक्ट किया और वो कहाँ तक रीच कर गया, R तक रीच कर गया। मतलब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये दोनों भी क्या है, यहाँ पे सेम है। जितना डिस्टेंस A1 R का है उतना ही डिस्टेंस P B1 का है। तो ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो चलते हैं, इसको अभी ठीक से हम लोग नोट डाउन करेंगे। देखो इसका प्रूफ तो मैं दूंगी, लेकिन पहले हम लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वेव फ्रंट फॉल की है। कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट falls on a reflecting surface XY, ओके। एंड इसमें इंसिडेंट रे कौन से हैं, A1 एंड B1 are the incident rays, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये देखो,
जब तक A1 रीच करता है तब तक B P पर रीच करता है. When A reach to A1 at that time B reach to P. Okay, and A1 act as a secondary source of light, and it emits the secondary waves A reach to A1 at that time B reach to P, and A1 acts as a secondary source of light and it emits the secondary waves. Then अभी देखो यहाँ पे जब तक ये P B1 तक रीच करेगा at that time A1 reach to R. When, next point लिखो, when P reach to B1 at the same time A1 reach to R. ओके, इसका मतलब क्या, PB1 डिस्टेंस ऑफ PB1 एंड A1R इज सेम. देयरफॉर A1R इज इक्वल टू PB1. ये डिस्टेंस कितना है इसका, इज सेम, दैट इज इक्वल टू हम लोग मान के चलते हैं VT. ये कैसे निकाला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का VT ये फॉर्मूला मैंने लिया है. तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे सेम है. ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं. वो दो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है, देखो ये एक लाइन है, ये कौन सी लाइन है, दिस इज A1M, और ये कौन सी लाइन है, दिस इज B1N. इसका एंगल कितना है I और इसका एंगल कितना है R. सिमिलरली इसका एंगल कितना है I और इसका एंगल कितना है R. ये कितना है, दिस इज 90 माइनस R. ये कितना है, 90 माइनस I, ये एंगल, टोटल एंगल. ठीक है, ये R है तो ये 90 माइनस R, और ये कितना होगा, दिस इज 90 माइनस R. एक सेकेंड, यहाँ पे एंगल जो है ना, ये एंगल, ये I है ना बच्चों, तो ये कितना आएगा, एक सेकेंड ना, ये है यहाँ पे इतना, ये कितना है 90 माइनस I, और ये कितना है 90 माइनस R. ठीक है, ये R है तो ये टोटल कितना है 90 मिनट से ये चला गया तो ये 90 माइनस R रहेगा. और ये देखो यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, ये ट्रायंगल कैसे बना बच्चों, ये RB1 जो है ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, मतलब जितने भी हेमिस्फीयर यहाँ पे बने हैं, ऑल रेज A to A1 B to B1 ऑल रेज इमिटिंग द सेकेंडरी वेवलेट्स है ना, सभी क्या करे, सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म करे, वे रेज रिफ्लेक्ट करे, और ये सारे रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद एक हेमिस्फीयर बन रहा है. उस हेमिस्फीयर का अगर हमने एक एनवलप ड्रॉ किया तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एक सेकेंडरी वेवलेट मिलता है. तो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ऑल रेज reflecting from A1 to B1 form a hemisphere and the tangential surface
makes all these hemisphere is RB1। ठीक है, ये RB1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर कौन सा, A1M एंड B1N। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, कितने नंबर का पॉइंट है, 4। अभी 5th नंबर का पॉइंट लिखो, ड्रॉ A1M परपेंडिकुलर टू XY एंड B1N परपेंडिकुलर टू XY। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, देखो, ड्रॉ A1M परपेंडिकुलर टू XY एंड B1N परपेंडिकुलर टू, तो ये एंगल कौन सा बन रहा है, A1M एंड B1N, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। देन देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल A1M इज इक्वल टू एंगल B1N इज इक्वल टू एंगल I। ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज MA1R, R लिखो चाहे तो, MA1R एंड NB1, ये क्या है यहाँ पे, एक मिनट है बच्चों, यहाँ पे कौन सा सिंबल है देख लेती हूँ एक बार, Q है, Q, दिस इज Q। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल MA1R इज इक्वल टू एंगल NB1Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, ये दोनों एंगल मिल गए, एंगल I एंड एंगल R। अब देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो उसके लिए हम 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे यहाँ पे, कौन सा, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो एक ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, एंड दूसरा ट्रायंगल ये वाला, ट्रायंगल A1RB1 और दूसरा ट्रायंगल है A1PB1। ट्रायंगल A1RB1 consider triangle A1RB1 and ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, A1PB1। इन दोनों ट्रायंगल में देखो बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सिमेट्री है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये पहली सिमेट्री है। कौन सा एंगल, A1RB1 एंड A1PB1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A1RB1 इज इक्वल टू एंगल A1PB1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये पहला हो गया। दूसरा क्या सिमेट्री है, दोनों की देखो ये साइड जो है कॉमन है, ये ट्रायंगल की भी साइड A1B1 है, इस ट्रायंगल की भी साइड A1B1 है। A1B1 इज इक्वल टू A1B1 इज इक्वल टू कॉमन साइड, ये दोनों की साइड कॉमन है। इसका मतलब क्या, देखो अगर ये साइड कॉमन है, सिमिलरली देखो ये डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, A1R और PB1, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, VT, मतलब A1R इज इक्वल टू PB1, ये साइड भी इक्वल है, A1R इज इक्वल टू PB1, दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ये जो एंगल है कौन सा, 90-R एंड 90-I, ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल RA1B1, वी कैन कंक्लूड दैट एंगल RA1B1 ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है,
एंगल A1PB1 इक्वल टू एंगल A1PB1। ओके, सो ये कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई। इतना है ये, देखो देखो ज़रा, 90 माइनस आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये 90 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे हम लोग कंक्लूजन, यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों। सेकेंड लॉ प्रूव हो गया। और इससे ये भी पता चलता है, इस डायग्राम से देखो क्या पता चलता है कि इसका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये भी इससे पता चल रहा है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रॉम फिगर we can conclude that incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. And also this is first law. Okay, and second law, angle of incidence is equal to angle of reflection। ये भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लॉज यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम एंड बाय यूजिंग वेव थ्योरी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों अभी सेम प्रूफ हम लोग किसके लिए देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन के लिए देखने वाले। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सेम एज इट इज़। ये 4 मार्क्स का प्रूफ आपको पूछा जाता है रिफ्लेक्शन का, तो एज इट इज़ आपको लिखना है बच्चों। अभी सेम प्रूफ हम लोग किसके लिए देखेंगे, रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्रैक्शन में हमें 2 मीडियम्स लेने होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, एयर से डेंसर की तरफ। एयर और ग्लास ये 2 मीडियम्स है यहाँ पे हमने लिए। देखो, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N1 लिया है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 लिया है। इन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री कौन सी है, यहाँ पे XY ये बाउंड्री है, दोनों को सेपरेट करने वाली। तो AB ये वेव फ्रंट यहाँ पे फॉल कर रहा है बच्चों। तो AB ये वेव फ्रंट जब इसके ऊपर फॉल करेगा, एट दैट टाइम A पहले रीच करेगा, जैसे कि रिफ्लेक्शन में भी हुआ था। B बाद में रीच करेगा। जब तक A A1 पे रीच करता है तब तक B P पे रीच करता है, और ये जब तक यहाँ तक रीच करेगा तब तक A1 सेकेंडरी सोर्स का काम स्टार्ट कर देगा, वो खुद की वेव इमिट करना स्टार्ट करेगा। तो इसने खुद की वेव इमिट की और हेमिस्फीयर्स बनाए विथ डिक्रीजिंग रेडियाई, लेकिन रेडियाई यहाँ पे, रेडियस यहाँ पे डिक्रीजिंग रहेगी। सिमिलरली P यहाँ B1 तक जाएगा, ये ज़्यादा फास्ट जाएगा क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये धीरे चलेगा, तो इसकी रेडियस कम है लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा है। सेम टाइम में जब P B1 तक रीच करता है तब A R तक रीच करता है, A1 R तक रीच करता है। तो ऐसे सारे हेमिस्फीयर्स बनाएंगे, A A1 एंड B B1 ऑलवेज मिक्स देयर हेमिस्फीयर्स, और ये सारे हेमिस्फीयर का एक रिफ्लेक्टिंग टैंजेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, RB1। ओके, ये RB1 यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग टैंजेंट है। तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस का लेकिन वेलोसिटी चेंज है बच्चों, तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इनका डिस्टेंस भी चेंज रहेगा। तो चलते हैं, इसी को अभी हमें पॉइंट वाइज लिखना है। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, रिफ्रैक्शन में हमें प्रूफ क्या करना होता है वो मैं आपको बता दूँ। N1 यहाँ पे लिखते हैं, N1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें, N2 साइन थीटा 2। थीटा 2 यहाँ पे क्या है, N1 साइन थीटा 1 मत लो, यहाँ N1 साइन I लो। N1 साइन I इज इक्वल टू क्या है, N2 साइन R। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप सेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, XY जो बाउंड्री है वो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है दोनों को। कंसीडर XY बाउंड्री separated two media
to media having refractive index N1 and N2, having refractive index N1 and N2। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या देखो, AB is a plane wavefront incident on a XY। AB is a plane wavefront incident on XY, प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट ऑन XY, ठीक है। यहाँ पे सेम अभी वापस वही लिखना है, व्हेन A रीच टू A1 देन B रीच टू P। थर्ड पॉइंट, व्हेन A रीच टू A1 देन B रीच टू P, ठीक है। When A1 starts emitting secondary waves, then A1 starts to emit secondary waves and makes hemisphere of radius A1R, ठीक है, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस A1R। अब जब A1R तक जाएगा तब तक P B1 तक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, when A1 reach to R then P reach to B1। A1 reach to R then P reach to B1। P कहाँ तक जाएगा, B1 तक जाएगा, ठीक है। सेम अभी यहाँ पे देखो, जितने भी रेज है A1, बट वेलोसिटी यहाँ पे चेंज है ना, वेलोसिटी वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, velocity of A1 to R is V1 and P to B1 is V2। उसकी वजह से डिस्टेंस भी चेंज होगा बच्चों। देयरफॉर A1R इज इक्वल टू कितना है, V1 इंटू T, ये डिस्टेंस रहेगा, एंड PB1 इज इक्वल टू कितना है, V2 इंटू T। दोनों का डिस्टेंस यहाँ पे चेंज है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वजह से डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद जितने भी हेमिस्फीयर्स है A to A1, रे A1 एंड B1 मेक्स हेमिस्फीयर्स, ओके, बहुत सारे हेमिस्फीयर बना रहे, और ये सब, इन सब का जो एनवेलप रहेगा, एनवेलप ऑफ ऑल सच हेमिस्फीयर्स इज आर B1, ओके। all rays A1 to B1 make such hemispheres and reflecting मत बोलो, tangent surface, tangential of all these surfaces, tangent of all these surfaces, tangent लिखो बच्चों, tangential नहीं है, tangent of all these surfaces is RB1। all these surfaces, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो माफ कर देना, is RB1, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, अभी इसका प्रूफ जो है ये मुझे देना है, तो यहाँ तक होप सो आप लोगों ने लिख लिया है ना, यहाँ तक
सबको समझ में आया है यहाँ तक? अब इसका मेन प्रूफ मैं आपको देने वाली हूँ, उसके लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों। लेकिन यहाँ पे मुझे एक करेक्शन करना है, मैंने यहाँ गलती कर दी। देखो A1R ये सेकेंड मीडियम में है ना, तो इसका वेलोसिटी जो है वो हमें V2 लेना है। इसको V2 करो एंड इसको V1 करो, ठीक है। इसको V1 करो, मैंने गलती से कर दिया वो, आई एम सो सॉरी। ये V2T आएगा और ये V1T आएगा, बस इतना एक करेक्शन कर लो। उसके बाद अभी यहाँ पे देखो मुझे प्रूफ क्या करना है एग्जैक्टली, हमें ये प्रूफ करना है। एंड ये प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करना है, तो ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे एंड दो राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड एक राइट एंगल का भी यूज करेंगे। तो देखो 90 डिग्री का एंगल है, उसको हमने स्प्लिट किया है। तो ठीक से देखना है बच्चों, अभी फिगर के ऊपर से हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं, ठीक से अंडरस्टैंड करो इसको। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एंगल देखो कितना दिख रहा है सबको, ये एंगल 90 दिख रहा है सबको, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी ऑब्वियसली कितना रहेगा 90 रहेगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ना। तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी कितना रहेगा 90। एंगल A1P ये 90 दिख रहा है आपको, है ना। एक मिनट इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ये कितना है देखो A1P ये कितना है 90। लेकिन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो बच्चों कौन से दो पार्ट्स है। पहला पार्ट ये एक है और ये एक है, दो एंगल्स में इसको डिवाइड किया है, ये एक एंगल एंड ये एक एंगल, दोनों मिला के वो 90 बन रहा है। तो इसको मैं लिखती हूँ अभी, कौन सा एंगल है जरा चेक करो, AA1M प्लस MA1P लिखो यहाँ पे प्रूफ में। फ्रॉम फिगर एंगल MA1, एक मिनट मैं ना भूल जाती हूँ एंगल्स, बूढ़ी हो गई मैं, है ना, बूढ़ी हो गई बच्चों। AA1M एक एक लिखती हूँ बच्चों। एंगल आप लोग क्या करो 2 के स्पीड से भगा दो मुझे। AA1M प्लस एंगल MA1B है ना, अब करेक्ट है। MA1B नहीं P, मीनाक्षी मैम B नहीं, यहाँ P है ना, यहाँ P है। ये कितना हो गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली देखो यहाँ पे और चेक करो कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, M ये वाला एंगल देखो, कलर चेंज करती हूँ मैं, MA1B1 ये भी 90 डिग्री है, देखो ये भी 90, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये I है, ये I है, और ये भी प्रूफ करना है अगर ये R है तो ये R है, ये मुझे प्रूफ करना है। उसके बाद हम sin I अपॉन sin R लेंगे, लेकिन उसके पहले ये I है ये तो प्रूफ कर दें, उसके लिए ये प्रूफ है। तो अब देते हैं कौन सा MA1B1, MA1B1 कितना है टोटल 90 डिग्री, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, MA1P PA1B1, MA1P PA1B1, MA1P PB1A1, भूल जाती हूँ ना मैं इसलिए। एंगल MA1P प्लस PA1B1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस अभी याद रहा मुझे। सिमिलरली बच्चों फिगर रहती ना यहाँ पे तो मुझे रटना नहीं आता, रट के मुझे आता ही नहीं, लिखते ही नहीं आता, अंडरस्टैंड करूँ तभी वो आता है। तो ठीक है, अभी देखो ये दोनों के ऊपर से हम ये तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 2, ओके। अब ये दोनों देखो, ये दोनों इक्वल है, ये सेम है। सिमिलरली ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल रहेंगे ना बच्चों। अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल रहेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट, we can conclude that angle AA1M is equal to angle PA1B1 is equal to कितना ही यहाँ पे एंगल I, ये हम लोग कंक्लूड कर चुके। ऐसे ही अभी हम किसके लिए कंक्लूड करेंगे, R के लिए कंक्लूड करेंगे। तो R देखो कितना है यहाँ पे, R है, पहले ये लिख लेते हैं कौन सा एंगल, ये वाला एंगल लिखो, ये टोटल 90 है ना, अभी सेम उसके जैसा ही करना है। अब ये वाला 90 है, देखो ये वाला 90 है, दिस इज 90 एंड देन हम लोग ये वाला लेंगे 90। पहले तो ये वाला ले लेते हैं R1B1R, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, R1B1N1, R1B1N1 लिखो। सिमिलरली एंगल R1
B1 A1, A1 ही क्या बच्चों, R1 B1 R1 सब, एक तो इतने सारे सिंबल्स है ना, B1 R प्लस प्लस फिगर से करो, ओके, प्लस N1 B1 R, N1 B1 R प्लस N1 B1 R, ये कितना है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम अभी किसके लिए करोगे, ये वाला N1 B1 R प्लस R1 B1 A1, एंगल N1 B1 R प्लस R1 B1 A1 इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। R B1 A1, R है बस, R B1 A1 है ना, देखो R B1 A1 ये कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे भी सेम है, इक्वेशन 3 नाम दो इसको, बस ये ज्योमेट्री थोड़ी सी क्रिटिकल है, बाकी आगे तो इजी है। देखो अभी ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम रहेंगे। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 एंगल R1 B1 R इज इक्वल टू एंगल R B1 A1 इज इक्वल टू कितना है, R है, ठीक है। तो अभी ये दोनों I एंड R है, ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब हमें क्या प्रूव करना है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू ये वाला N1 अपॉन N2, उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R आना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से, देखो ये पहला PA1, एक मिनट कलर चेंज करती हूँ यहाँ पे, पहला ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करेंगे ये वाला PA1 B1, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल A1 B1 R, A1 B1 R ये वाला, दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, है ना। तो इसका यूज करके हम साइन थीटा यहाँ पे ले सकते हैं। साइन थीटा मतलब यहाँ कौन आएगा, साइन I आएगा और यहाँ साइन R आएगा, ये R है ना और ये I है। साइन I इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, यहाँ अपोजिट साइड है PB1, हाइपोटेनिस है A1 B1। तो पहले अभी हम लोग लेते हैं साइन I, उसके लिए पहले ट्राइंगल कंसीडर करो। ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, ट्राइंगल कौन सा है, देखो ट्राइंगल PA1 B1, कंसीडर ट्राइंगल PA1 B1, इसके अंदर हमें लेना है साइन I इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट साइड कौन सी है PB1 एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है A1 B1, ठीक है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। अब जरा देखो PB1 कितना है V1T, वो वैल्यू पुट कर दो, PB1 इज इक्वल टू V1T डिवाइड बाय A1 B1, ये मुझे क्या मिला, साइन I, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3 4 हो गया, अभी इसको नंबर दो 5, ठीक है। सिमिलरली अभी ट्राइंगल लेंगे हम लोग, कौन सा वाला, ये A1 R B1, सिमिलरली ट्राइंगल A1 R B1, इसमें हम साइन R लेंगे, साइन R दोनों की ये तो कॉमन साइड है, हाइपोटेनिस दोनों का कॉमन है, बस अभी उसकी अपोजिट साइड देखो कौन सी आ रही है, दैट इज A1 R, अपोजिट साइड यहाँ पे मुझे मिल रही है A1 R। अब चेक करो A1 R कितना है, A1 R है V2T, उसकी वैल्यू पुट कर दो V2T, यहाँ पे पुट करो V2T डिवाइड बाय A1 B1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 6 हम लोग करेंगे, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय 6, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय 6, आगे आपका प्रूफ। अभी साइन I डिवाइड बाय साइन R इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, V1T अपॉन A1 B1 डिवाइड बाय V2T अपॉन A1 B1। देखो अभी क्या क्या कट हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, TT कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और देखो 11th में एक फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया था, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम।
तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इससे हमारा प्रूफ आ गया। अब देखो साइन आई अपॉन एन, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, साइन आई इंटू n1 कितना बनेगा, n1 इंटू साइन आई, राइट। सिमिलरली n2 इंटू साइन आर करो, n2 इंटू साइन आर, और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस वी कैन प्रूफ दिस इज द स्नेल्स लॉ। ये क्या है, हमारा स्नेल्स लॉ है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, अब आगे का बताती हूँ मैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ये भी प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन के लॉज में, बस इतना थोड़ी ना है। रिफ्रैक्शन का लॉ हमें ये भी कहता है कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड, अपोजिट फेसेस। ये भी तो हमें प्रूफ करना है। तो ये तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, फ्रॉम फिगर वी कैन कंक्लूड इट, है ना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसको मैं रफ कर दूं क्या, ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पे कलरफुल कर दिया है ना, इसको मैं रफ कर देती हूँ, आपको डायग्राम भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये सब दिख रहा है यहाँ पे, फ्रॉम फिगर वी कैन कंक्लूड दैट इंसिडेंट रे A1 and A1R, similarly B1, B1R1 all lie in the same plane and normal A1M, या फिर इसको ये MN नॉर्मल है, M डैश N डैश है, या फिर MN M1 N1 है शायद से, all lies in the same plane। और हम कंक्लूड ये भी कर सकते हैं A1 इंसिडेंट रे एंड A1R रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन अपोजिट फेसेस, ये भी तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखो I बड़ा है, R छोटा है, ये इससे कंक्लूजन निकलता है V1 इज लेस देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2, ये भी कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। I इज ग्रेटर देन R, ये भी कंक्लूजन निकलता है। तो ये सारी बातें बच्चों यहाँ पे हमें बतानी है, मतलब ये तो एक प्रूफ हो गया रिफ्रैक्शन का, और 2-3 लॉज है ना रिफ्रैक्शन के, तो उनको भी प्रूफ के साथ लिखना है, तो वो भी मैं आपको लिख के देती हूँ। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये कितने नंबर का पॉइंट था, ये 6, ये 7 सहा मराठी मीडियम जिंदाबाद ये 7 नंबर। उसके बाद देखो अभी ये 8 नंबर, क्योंकि मैं मराठी मीडियम की हूँ ना इसीलिए। तो देखो 8 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि ये सभी रेज एक ही प्लेन में आ रहे हैं। एक मिनट, सभी रेज एक ही प्लेन में आ रहे, ये हम लोग लिखेंगे। इंसिडेंट रे फ्रॉम फिगर, ऐसे लिखो, फ्रॉम फिगर इंसिडेंट रे नॉर्मल and refracted ray all lie in the same plane, टू की स्पीड से भगा दो बच्चों, सेम प्लेन, and also इंसिडेंट रे and refracted ray are on opposite faces, ठीक है। उसके बाद और हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, और देखो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन N1, है ना, एंड N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो N2 इज ग्रेटर देन N1 रहेगा, दैट मीन्स उल्टा रहेगा, N2 इज ग्रेटर देन N1। अगर N2 ग्रेटर देन N1 है, इसका मतलब I इज ग्रेटर देन R है, implies that therefore I is greater than R. So what we can conclude here, ray bend towards the normal when it travel from rarer to denser। इसका मतलब R छोटा हो गया, R छोटा हो गया मतलब रे बेंड हो गया, कहाँ बेंड हो गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि देखो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो बेंड करता, अगर वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करता मतलब ये रे ऐसे आता है ना, तो ये बड़ा होता, मतलब R जो है वो बढ़ जाता, यहाँ I छोटा है ऐसे दिख रहा है, बट ये कहाँ बेंड कर रहा है,
इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो आर छोटा हो गया, इसलिए इसकी वजह से आर छोटा हो गया क्योंकि वो बेंड कर गया। देखो तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी क्या लिखेंगे, हाँ, आई इज ग्रेटर देन आर, हेंस we can conclude that the refracted ray bend towards the normal, refracted ray bend towards the normal, ठीक है। हाँ, और इमेज कैसी मिलती है बच्चों, यहाँ पे इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज सेम, बट आप लोग घर पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या करो, एक कांच का ग्लास लो, उसमें पानी भर लो और उसके अंदर पेंसिल डाल दो, पेंसिल बेंड करके डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालने के बाद आपको दिखेगा अंदर, पानी के अंदर वो पेंसिल जो है उसकी इमेज जो है वो हमें बेंड हुई दिखाई देगी, ब्रोकन दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज हमें कैसे मिलेगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ रिफ्रैक्टेड इमेज, नेचर ऑफ रिफ्रैक्टेड इमेज इज seems to be bent in other medium, but it is not inverted, but inverted नहीं है, सेम दिखती है, but it is same, bent है लेकिन सेम है, मतलब सेम मतलब not inverted, not, कभी कभी उल्टी इमेज, जैसे कि मिरर में हमें उल्टी इमेज दिखाई देती है ना, बट यहाँ पे हमें इमेज सेम दिखेगी, बट वो बस क्या रहेगी, इन्वर्टेड है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं, यहाँ पे ये प्रूफ तो हमने देख लिया बच्चों कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हाइजीन्स के अकॉर्डिंग रे वही उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमने देख लिया। रिफ्रैक्शन में हमने देखा n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r होता है, ये हमने देख लिया। उसके बाद इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये भी हमने देख लिया। अभी हमें ये प्रूफ देखना है कि फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रैवल करता है, मान लो ये ग्लास मीडियम है, ये ग्लास का टुकड़ा हमने लिया और इस ग्लास के टुकड़े पे हमने एक लाइट फॉल किया, लाइट फॉल करेगा तो ये बेंड करेगा, ये तो हमने देख लिया बेंड करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखो बच्चों, जब लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जब लाइट यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कौन सी पता है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी आपको पूछा जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट। उसमें आपको वेलोसिटी दी रहेगी, ऑप्शन में वेवलेंथ दी रहेगी, लेकिन दिमाग में याद रखना है दोनों चेंज होती है, बस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रिमेनिंग ऑल प्रॉपर्टीज आर गेट चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। तो इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, हमें फिजिक्स को चाहिए प्रूफ, तो इसको प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे प्रूफ दिया है, देखो क्या किया है, ठीक से देखो। यहाँ पे हमने दो मीडियम कंसिडर किए, हियर वी कंसिडर टू मीडियम्स, देखो वी कंसिडर टू मीडियम। अभी डायरेक्टली आंसर लिखते लिखते मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको, हाँ। कंसिडर टू मीडियम्स, दो मीडियम्स हमने कंसिडर किए यहाँ पे। पहला है वन इज रेयरर मीडियम, वन इज रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और दूसरा कौन सा है, एंड सेकेंड इज डेंसर मीडियम, या वाटर लो ग्लास लो कौन सा भी लो, सेकेंड इज डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। अब देखो यहाँ पे हमने ये लाइट, पैरेलल लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट किया, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। इसमें हम लोग लेते हैं सपोज n1 बी द फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम,
N2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, इसी के अंदर लिखो, लेट N1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड N2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सेकेंड मीडियम लाइट जब N1 में से N2 में ट्रैवल कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये हमने क्या ली है, उसके पैरेलल रेज। ये ऐसे लाइट यहाँ जा रहा है, ये पहला लाइट, दूसरा लाइट, तीसरा लाइट, तो इसकी ये ऑब्वियसली पैरेलल रेज है, तो इसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वेव फ्रंट लिया। कंसिडर AB, CD एंड EF बी द वेव फ्रंट्स सेपरेटेड बाय अ सेम डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, λ1, विच इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस λ1। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ1 है, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है, λ1 है, और उनको मान लो t जितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड है बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अभी हाँ, ये मैंने क्या कहा आपको, इसका वेवलेंथ सेम है। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं AB, CD एंड EF। AB, एक मिनट, हाँ, AB, CD and EF be the wavefronts of light। wavefronts कौन सी wavefronts है, plane wavefronts of light, wavefronts of light in first medium। सिमिलरली यहाँ पे देखो, हाँ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, लेट λ1 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव वेव फ्रंट्स। दो वेव फ्रंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, सक्सेसिव वेव फ्रंट्स। ठीक है, सिमिलरली देखो अभी t, इसको यहाँ तक आने के लिए t जितना टाइम लगता है, मान लो t बी द टाइम टेकन टू पास, टाइम, बस टाइम इतना याद रखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये वेव यहाँ जाएगी, ऑब्वियसली सेकेंड मीडियम में जाने के बाद उनकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने की वजह से जितने टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, उतने ही टाइम में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मतलब वो फास्ट आई तो मान लो 1 सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट जैसे ही पानी में जाती है स्लो हो जाती है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब यहाँ पे इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अभी यहाँ डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगी वेव फ्रंट, है ना। तो ये सेकेंड मीडियम की वेव फ्रंट है और इनका डिस्टेंस हम λ2 मानते हैं। ये λ1 लिया, ये λ2 लिया, लेकिन दोनों के लिए टाइम सेम लगेगा। λ2 छोटा है बट उसको उतना टाइम लगा क्योंकि यहाँ उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो अभी हम सेकेंड में लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट, लेट A डैश B डैश C डैश D डैश एंड E dash F dash be the wave fronts in second medium। wave fronts in second medium। wave fronts in second medium। ठीक है, एंड λ2 क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन दैट वेव फ्रंट्स। ये वेव फ्रंट्स के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, हाँ, और इसके लिए भी टाइम सेम लगा। और एक बात, v1 इसकी वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 विद द वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, और यहाँ पे v2 कितना है, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब N1 इज इक्वल टू क्या है, N2 है, इसका N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमारा अभी ये क्वेश्चन का प्रूफ क्या है, ये हमें प्रूफ करना है। N1 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू कितना आता है, 1। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सबको पता है। क्या है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वो तो बाद में बताऊंगी। पहले तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम क्या रहेगा, देखो
वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम कितना है, v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस यहाँ पे कितना है λ1 अपॉन टाइम, तो दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है, बस वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इससे मुझे t क्या मिलेगा, λ1 अपॉन v1 मिलेगा। ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम क्या बनेगा, v2 इज इक्वल टू λ2 डिवाइड बाई t, सो t इज इक्वल टू λ2 डिवाइड बाई v2, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये टाइम दोनों का सेम है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, λ2 डिवाइड बाई v2 इज इक्वल टू λ1 डिवाइड बाई v1। इससे मुझे λ2 क्या मिलेगा, v2 को इधर शिफ्ट करो तो λ2 इज इक्वल टू मिलेगा λ1 डिवाइड बाई v1 इंटू v2, ये मुझे v2 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखो, इसको मैं बाद में यूज करने वाली हूँ। ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना है, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1 है, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंज। अब यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हमें पता है, रिलेशन बिटवीन v फ्रीक्वेंसी n एंड वेवलेंथ लैम्बडा इज क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्बडा। इससे मुझे n क्या मिलेगा, v डिवाइड बाय लैम्बडा। अगर मैं n1 ले लूँ तो ये v1 अपॉन लैम्बडा 1 बनेगा, अगर मैं n2 ले लूँ तो v2 अपॉन लैम्बडा 2 बनेगा। दोनों का रेशो हमें लाना है, तो ले n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या है, v1 अपॉन लैम्बडा 1 डिवाइड बाय v2 अपॉन लैम्बडा 2। इसका रेसिप्रोकल ले लो, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 डिवाइड बाय v2। रेसिप्रोकल लिया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लैम्बडा 2 की वैल्यू ये है, इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन लैम्बडा 1 इंटू डिवाइड बाई लैम्बडा 2 की जगह पे ये पुट करो, लैम्बडा 1 अपॉन v1 इंटू v2 डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे v2। तो देखो यहाँ ये v2 कैंसिल हो रहा है, v1 कैंसिल हो रहा है, v1 और ये v1 कैंसिल हो रहा है, लैम्बडा 1 कैंसिल, सब चीज़ें कैंसिल हो रही है। इसका मतलब n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम प्रूव कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंज when it travel from one medium to another medium. Frequency of light never change when it travel from one medium to another medium. ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।